नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको वसंत भाग एक क्लास 6 एनसीईआरटी की बुक है। इसमें संकलित पाठ लोकगीत, इसकी मैं संपूर्ण व्याख्या करूँगा। लोकगीत किसे कहते हैं, इनकी रचना किसने की, ये शास्त्रीय संगीत से किस प्रकार भिन्न हैं, लोकगीतों के कितने प्रकार हैं और कौन कौन से लोकगीत प्रचलन में रहे हैं, इन सब की भी जानकारी इस पाठ में विस्तृत रूप से दी जाएगी। आपको धैर्य के साथ इस पाठ को सुनने का प्रयास करना पड़ेगा। चूँकि क्लास 6 का ये पाठ के पाठ्यक्रम में ये पाठ संकलित है, तो कई जगह मुझे शब्दार्थ और उनकी व्याख्या भी करनी है, इसलिए आप थोड़ा सा समय देंगे और धैर्य से सुनने का प्रयास करेंगे। तो आइए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। अर्थात शास्त्रीय संगीत जो अनेक नियमों में बंधे होते हैं, जिनके प्रयोग में या गायन में अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है, जबकि लोकगीत बहुत ही लोच यानी लचकदार, ताजे, फ्रेश और बहुत ही लोकप्रिय होते हैं। ये चूँकि सीधे जनता के गीत हैं, घर गांव और नगर की जनता के गीत हैं, ये इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती, अर्थात बहुत अधिक अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के ही लोग होते हैं। इनकी रचना गांव के लोग अपनी उमंग में, अपने भावावेश में, अपने आसपास और रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनको देखते हुए वो शब्दों के रूप में, गीतों के रूप में बयान करते हैं। इनकी रचना में स्त्रियां भी विशेष रूप से भाग लेती हैं, उनका भी बहुत सहयोग रहा है। इन गीतों को बजाने में बहुत अधिक वाद्ययंत्रों की आवश्यकता नहीं होती है। ये साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे समझा जाता था, अर्थात इनका महत्व कम था, इन्हें कमतर आंका जाता था। लेकिन अभी हाल तक यानी अभी कुछ समय तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी हुई है, लोगों का ध्यान गया है, या जो क्षेत्रीय कलाओं के प्रति लोगों का एक नज़रिया अच्छा बना है और उनकी तलाश की जा रही है, उनको ढूंढा जा रहा है, या उनको फिर से नए सिरे से प्रचलन में लाने की कोशिश की जा रही है, उन पर अनुसंधान किए जा रहे हैं। तो अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह यानी एकत्र करने में, कलेक्शन करने में कमर बांधी है, यानी तैयारी की है, और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। अगर मैं ये कहूँ कि जो बॉलीवुड या अन्य फिल्म संस्थान हैं, उन्होंने भी इस तरफ ध्यान दिया है और काफ़ी चीज़ें राष्ट्रीय मंच पर या एक बड़े मंच पर लाने की कोशिश उन्होंने की है। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है, यानी आदिवासियों का संगीत। चूँकि लोकगीत सीधे जनता, आम जन के गीत हैं, हमारे आसपास और समाज में इनका जन्म हुआ है। तो जो आदिम समाज है, आदिवासी समाज है, जो अपने प्राकृतिक रूप में अभी भी जीवन यापन कर रहा है, उनके भी अपने लोकगीत हैं और वो वहाँ सुरक्षित हैं और इन चीज़ों को वहाँ हम देख सकते हैं। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर, ये जो क्षेत्र हैं जहाँ आदिवासी बहुल इलाके हैं, आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं, आदिवासियों की जो अनेक जातियाँ हैं जैसे गोंड, खांड, ओरांव, मुंडा, भील, संथाल आदि, जो इधर इन क्षेत्रों में फैले हुए हैं, जहाँ पर नियमों में अभी भी जीवन जकड़ा हुआ नहीं है, अभी भी स्वतंत्र है, निर्द्वंद है, बिना किसी दुविधा, बिना किसी दबाव के वहाँ जो जीवन लहरा रहा है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दल अर्थात समूह में गाए जाते हैं और गीत और नृत्य एक साथ होता है, यानी लोकगीत, लोक नृत्य एक साथ प्रचलन में है। जहाँ 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल यानी समूह एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गीत गाते हैं और दिशाएं गूंज उठती हैं इन गीतों से। गीतों के माध्यम से प्रश्न और उत्तर, सवाल और जवाब रहते हैं, क्योंकि वो हमारे आसपास की ज़िंदगी से जुड़े हुए विषय ही लिए जाते हैं, जो दैनिक गतिविधियों
और रिश्तों, इन सब को भी बहुत ही बखूबी से इन गीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है या इनमें पिरोया गया है। पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, उनके अपने गीत हैं। अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है, यानी बहुत अधिक उन्हें जटिल नियमों में या राग या संगीत या सुर में नहीं बांधा गया है। वो मन और की उमंग और भावावेश के गीत हैं। इनके जैसे क्षेत्र हैं गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि अपने अपने क्षेत्रों के पहाड़ी गीत हैं। इनकी अपनी अपनी विविध बोलियां हैं। जैसे उत्तरांचल का क्षेत्र, हिमाचल का, कश्मीर का क्षेत्र है, ये पर्वतीय क्षेत्र हैं भारत के, और इनके अपने अपने गीत हैं अपनी अपनी बोलियों में। इन्हें हम सामान्य रूप से पहाड़ी गीत कह देते हैं। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है, यानी ग्रामीण पृष्ठभूमि, ग्रामीण क्षेत्र की जनता से। बड़ी जान होती है इनमें, बड़ी जान अर्थात जीवंतता होती है इनमें। गीतों के, लोकगीतों के जैसे नाम चैता, कजरी, बारहमासा, सावन। चैता चैत्र महीने में जब फसल कटती है उस समय गाए जाने वाले लोकगीत हैं। कजरी वर्षा काल के समय में कजली गीत गाए जाते हैं। बारहमासा में 12 महीने या सभी ऋतुओं पर आधारित जो गीत होते हैं, या उन पूरे 12 वर्ष में जो बदलाव आते हैं हमारे समाज में, हमारे परिवेश में, हमारे आसपास, वो भाव इन गीतों के माध्यम से प्रकट होते हैं। सावन, ये भी वर्षा काल और रक्षाबंधन के आसपास गाए जाने वाले गीत हैं। इन गीतों का क्षेत्र सामान्यतः उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, मिर्ज़ापुर, बनारस और बिहार के पश्चिमी जिलों में ये गाए जाते हैं। बाउल और भथियाली बंगाल के लोकप्रिय गीत हैं। बंगाल, पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश, और पश्चिमी बंगाल जो भारत का एक राज्य है, ये इस क्षेत्र के गीत हैं। पंजाब के क्षेत्र में माहिया आदि इसी प्रकार के गीत हैं, जिसमें माहिया, हीर रांझा, सोइनी महिवाल के प्रेम संबंधी जो गीत हैं वो पंजाबी में गाए जाते हैं। ढोला मारू, ये भी एक राजकुमार और एक राजकुमारी के प्रेम पर आधारित ये लोकगीत हैं। ढोला मारू के गीत ये राजस्थानी भाषा में, राजस्थान के क्षेत्र में बड़े ही प्रसन्नता के साथ और बड़े ही पसंद के साथ ये गीत गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों की रचयिता कोरी कल्पना, यानी सिर्फ मात्र कल्पना को इतना मान ना देकर अपने गीतों में, यानी सिर्फ ये आदर्श या कल्पना पर आधारित गीत नहीं हैं, बल्कि हमारे इनके जो विषय लिए गए हैं, यानी जो सब्जेक्ट या थीम लिया जाता है, वो रोज़मर्रा के बहते जीवन से है, वो हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए होते हैं, जिससे वे हमारे सीधे मर्म अर्थात हृदय को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणता, यानी संगीत में कठिन रागों का प्रयोग सामान्यतः इनमें नहीं किया जाता है। सामान्य राग जो सबको सहज में समझ में आ जाए, जैसे पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि राग प्रयोग किए जाते हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। ये जातीय आधार पर भी गीत है। कहरवा जैसे कहारों का गीत, बिरहा ये विरह संबंधी गीत है, जिसमें नायक नायिका के दूरी होने के बाद, अलग अलग हो जाने के बाद जो प्रेम का भाव उपजता है, विरह का भाव, वो इन गीतों का विषय बनता है। धोबिया जो धोबी जाति का गीत है। अब इन गीतों को सभी प्रयोग करते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकप्रिय लोकगीत गांव और इलाकों में अपनी अपनी बोलियों में गाए जाते हैं, यानी इसमें कोई मानक भाषा या कोई राष्ट्रीय भाषा का बंधन नहीं होता है। ये अपनी बोलियों का, जन बोलियों में ये गीत गाए जाते हैं। इसी कारण से ये बड़े ही आह्लादकार यानी प्रसन्नतादायक होते हैं, आनंददायक होते हैं, क्योंकि ये बड़े ही सहज में समझ में आते हैं। इनके लिए बहुत कोई शब्दकोश या शब्दार्थ को समझने या कोई व्याकरणिक वाक्य रचना को समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का बहुत बड़ा कारण है। भोजपुर में करीब करीब भोजपुरी अर्थात जो भोजपुरी बोली है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में ये इस बोली का क्षेत्र है, करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। विदेशिया भी एक लोकगीत का प्रकार है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए
देहात में घूमते फिरते हैं, लोक गायन करते हैं। उधर के जिलों में, विशेषकर बिहार में, विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है, अर्थात परदेसी प्रेमी का, और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। विदेशिया इसके नाम से ही क्लियर है, विदेश जाने वाले, अर्थात प्रेमी और प्रेमिका, यानी प्रेमिका अपने घर पर है, पत्नी अपने घर पर है, और उसका प्रेमी या पति परदेश गया हुआ है, वो कामकाज के सिलसिले में गया हुआ है, व्यवसाय के लिए गया हुआ है, या सैनिक सेवा के लिए गया हुआ है। तो उसके याद में, उसकी स्मृति में, उसके आने के इंतजार में, तो जो प्रेम का भाव, अगर हम श्रृंगार रस की बात करें तो वियोग श्रृंगार रस से जो भाव उपजता है वो लोकगीतों का विषय बनता है, विदेशिया का विषय बनता है। जंगल की जातियों आदि के भी अपने दल अर्थात समूह गीत होते हैं, जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। बिरहा भी विदेशिया का ही एक रूप है। यहाँ पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर सवाल जवाब करते हुए दल बांधकर, समूह बांधकर गीत गाते हैं, और आसपास की समस्त दिशाएं गूंज उठती हैं। एक बहुत ही खुशनुमा और मनोरम वातावरण बनता है। इधर कुछ काल से इस प्रकार के जो दलीय गायन है, यानी समूह गायन है, इसका ह्रास हुआ है, यानी ये कम होने लगा है। लोगों में एक तो एकता का भाव, कमी का भाव, कामकाज के सिलसिले में समय का अभाव है, ये भी सब कारण हैं। या मनोरंजन के जो हमारे पास कृत्रिम साधन आ गए हैं, मशीनें आ गई हैं, जैसे आजकल तो खासकर टेलीविज़न है, रेडियो का है, और मोबाइल है। मोबाइल ऑनलाइन हम आज ये गीत सुन सकते हैं किसी भी समय। तो हम अकेले पढ़ते जा रहे हैं, यानी एकल, कहीं भी है, अपने कान में मोबाइल की लीड लगाई और हम सुन रहे हैं। तो इस तरह का प्रचलन अधिक हो गया। इसलिए जो समाज में एक सामूहिकता होती थी, एक समूह बना करके लोग ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते थे और आनंदित होते थे, वो उन चीज़ों की कमी आती जा रही है। या अब आजीविका का ये साधन नहीं है, ये सिर्फ मनोरंजन का साधन है। लोग इन लोगों पर इनकी सहायता नहीं करते हैं या कम मदद करते हैं, इस कारण से भी लोग अब इन क्षेत्रों में कम आते हैं। इसी प्रकार एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गीत हैं आला, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। बुंदेलखंडी भाषा में, ये भी पश्चिमी हिंदी की एक बोली है बुंदेलखंडी। इस भाषा में आला प्रकार के गीत गाए जाते हैं। ये एक वीर रस का काव्य है। ये चंदेल शासक, चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है, जिसमें इसका उल्लेख है। परमाल रासों में इन गीतों का उल्लेख किया गया है, जिसमें परमाल शासक के जो सेनापति थे आल्हा और उदल, उनकी वीरता का उल्लेख इस महाकाव्य में किया गया है। और ये एक विशेष छंद में इसका है, जिसे हम आज आल्हा छंद के नाम से जानते हैं। इसके विषय दूसरे कवियों ने भी समय समय पर इन गीतों को गाने का प्रयास किया है, और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। अगर हम देखें तो इनका जो क्षेत्र है या इनका जो कालखंड निर्धारित किया जाए तो लगभग 800 वर्ष पूर्व, लेकिन इतने लंबे समय बाद भी आज भी ये गीत लोकप्रिय हैं, और वर्षा काल में ये लोग बहुत ही प्रचलन में होते हैं। इनके जो गाने वाले लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में घूम घूम करके अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, ढोलक लिए गाते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। नट जो रस्सियों पर पैदल चलने का काम, संतुलन बना करके काम, उनके भी अपने गीत हैं। नट और बेड़नी के गीत वो खेल करते हुए इन गीतों का प्रयोग करते हैं, यानी उनके अपने गीत हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक होते हैं, या किसी एक थीम विशेष पर उस कहानी को भी वो प्रस्तुत करते हैं, और साथ ही साथ काव्य पंक्तियों का भी, यानी लोकगीतों की पंक्तियों का भी वो उल्लेख करते हैं, यानी नट के गीत। अनंत संख्या में अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है, तो ये गीत भी लोकगीत ही हैं, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। यानी कुछ गीत ऐसे हैं जिन्हें समूह बना करके स्त्री पुरुष दोनों गाते हैं, स्त्री पुरुष अलग अलग भी गाते हैं, लेकिन कुछ इस प्रकार के गीत हैं जिन्हें अधिकतर औरतें ही गाती हैं। यदि मर्द भी गाते और बनाते हैं तो भी वो
स्त्रियों की ही आवाज़ में या स्त्रीलिंग की भाषा में ही गाते हैं। इनकी रचना भी अधिकतर स्त्रियां ही करती हैं। वैसे मर्द पुरुषों के द्वारा रचने वालों की भी कोई कमी नहीं है। इन गीतों का संबंध चूँकि स्त्रियों से है, उनकी दिनचर्या से है, उनके जो पर्व हैं या उनके जो त्योहार हैं, विवाह आदि की जो रस्म है, वहाँ जहाँ महिलाओं की ही अधिकता होती है, उन भावनाओं को व्यक्त करते हैं गीत। जैसे त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के गीत, यानी नहा घर से समूह बना करके जो महिलाएं नदी या पोखर की ओर जाती हैं, तो रास्ते में जाने के क्रम में जो गीत गाए जाते हैं। विवाह के समय बहुत सी ऐसी रस्म होती हैं, ऐसी परंपराएं हैं जहाँ स्त्रियां ही काम करती हैं या स्त्रियां ही उन रस्मों को निभाती हैं, तो उनको भी व्यक्त करने वाले गीत हैं। मटकोड़ के गीत, ज्योनार के गीत। ज्योनार मतलब जब भोजन परोसा जाता है, बाराती हैं या लोगों को खिलाने के लिए जब भोजन परोसा जाता है, तो उस समय गीत गाए जाते हैं, बारात के स्वागत में भी। और कई बार तो प्रेम युक्त गाली देते हुए भी गीत होते हैं। यानी कुछ लोकगीतों में गालियों का प्रचलन होता है, लेकिन वो प्रेम को प्रदर्शन करने के लिए इस तरह की अपशब्दों या गालियों का प्रयोग किया जाते हैं, जो इस अवसर पर अक्सर अच्छी ही लगती हैं। जन्म आदि के अवसर पर भी जो गीत गाए जाते हैं, जिसमें सोहर का गीत होता है। विवाह के अवसर पर सेहरा और बन्नी का गीत होता है। तो इस तरह के बहुत से ऐसे अवसर हैं जहाँ स्त्रियां गीत गाती हैं और उनकी रचना भी अधिकतर स्त्रियां ही करती हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। जैसे सोहर, बानी और सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। 12 मासा का गीत। एक विशेष बात यह है कि नारियों यानी स्त्रियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल अर्थात समूह बांध कर ही गाए जाते हैं। क्योंकि जब एक स्वर में अनेकों कंठ से स्वर फूट पड़ते हैं, तो कितना सुंदर माहौल बनता है, कितना सुंदर वातावरण बनता है। और ढोलक की थाप पर स्त्रियां नृत्य मुद्रा में आ जाती हैं, नाचने की स्थिति में आ जाती हैं। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, यानी उनकी आवाज़ में, सुर में मेल नहीं है, लेकिन त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। क्योंकि उसमें जीवंतता होती है, उसमें उमंग होती है, उसमें उत्साह होता है। उसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, ना ही बहुत अधिक इन चीज़ों के अभ्यास की आवश्यकता है। वो अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं इन गीतों के माध्यम से। गांव और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं, जो विवाह, जन्म आदि के अवसर पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित, प्रसन्नचित्त होकर के समूह बांधकर गीत गाती हैं। जैसे होली, बरसात की कजरी आदि, तो उनकी जैसे अपनी चीज़ हो, उनकी अपनी प्रिय चीज़ हो, जो उनके कंठ से, उनके गलों से सुनते ही बनती है। पूर्व की बोलियों में, पूर्वी क्षेत्र की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। मिथिला का जो क्षेत्र है, यानी बिहार का जो उत्तरी क्षेत्र है, जिसे मिथिलांचल कहा जाता है, और जहाँ की भाषा है मैथिली, मैथिली के अपने गीत हैं। और उनके प्रसिद्ध कवि हैं विद्यापति, जो लगभग 1000 ईस्वी के आसपास उनका कालखंड है। उन्होंने बहुत से लोकगीतों की रचना की है, और 1000 साल बाद भी वो उतने ही लोकप्रिय हैं और ताज़ा हैं जितने जिस समय उन्होंने रचना की थी उस समय रहे होंगे। और इसी प्रकार सारे देश के, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, केरल तक, काठियावाड़, गुजरात से और राजस्थान से लेकर के उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक, सभी क्षेत्रों के अपने अपने विद्यापति हैं। यानी हर क्षेत्र के कोई न कोई क्षेत्रीय कवि हैं जो बहुत ही लोकप्रिय हैं, जो मिथिला क्षेत्र के विद्यापति के समान ही अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हैं। और उनके गीत जिनकी रचना उन्होंने की है, वो आज भी बहुत ही मिठास, बहुत ही आत्मीयता और उमंग और उत्साह के साथ गाए जाते हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच, नृत्य का भी पुट होता है, यानी वो भी शामिल होता है। गुजरात क्षेत्र का जो एक समूह गीत है, समूह लोक नृत्य है, वो है गरबा, जिसमें गीत भी है और नृत्य भी है। तो ये एक लोक नृत्य, लोकगीत नृत्य है गरबा, जो आज चाहे आप फिल्म जगत में ले लो, उसकी धूम मची हुई है। फिल्मों में भी इस चीज़ को लेने लगे हैं अब, और उसका प्रचलन आने लगा है। जो युवा पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, वो भी इन चीज़ों को सीखती है,
क्योंकि उसको नए ढंग से उसको प्रस्तुत किया जाने लगा। और जो उसके प्रति एक जो हेय भाव था लोक नृत्य या लोकगीतों के प्रति, उसमें भी अब क्षरण हुआ है, कमी आई है। और लोग बड़े ही उत्साह से अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए इसमें शामिल होते हैं। जिसे इस गरबा को विशेष विधि से घेरा बना करके घूम घूम करके औरतें गाती हैं। साथ ही लकड़ियाँ, दो डंडे पतले पतले होते हैं, उनको बजाती जाती हैं। उनमें से एक मधुर ध्वनि, एक लय के साथ ध्वनि निकलती है, जो किसी बाजे अर्थात वाद्य यंत्र से कम नहीं होती है, उसकी तरह से वो काम करती है। इसमें नाच और गान साथ साथ चलते हैं। वस्तुतः ये नाच ही है, नृत्य ही है, सभी प्रांतों में लोकप्रिय आजकल हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज क्षेत्र का जो लोकप्रिय लोक नृत्य है रसिया, लोकगीत और नृत्य, ब्रज का रसिया, जिसकी धूम होली के अवसर पर आप देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। और ऐसे लगता है कि जैसे कृष्ण का की जो युग है, कृष्ण का जो युग है, वो उस भूमि पर कृष्ण में हो गया हो, उतर आया हो ब्रज का रसिया, जिसे दल के दल लोग गाते हैं। स्त्रियां विशेष तौर पर इसमें शामिल होती हैं। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं, और जहां इन लोक गीतों के माध्यम से जो जीवन है, वहाँ का ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण जीवन है, वो इठला इठला करके यानी प्रसन्नचित होकर के इन गीतों के माध्यम से प्रकट होता है। और जब ऐसी चीज़ें प्रयोग में लाई जाती हैं, इस तरह से उमंग और उत्साह से लोग इन गीतों का प्रयोग करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आनंद के स्रोतों की भला इस देश में, इस ग्रामीण परिवेश में कमी कहाँ हो सकती है, इस समाज में कमी कहाँ हो सकती है, जहाँ उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक जो गीत हैं वो इसके प्रतीक हैं। यदि उमंग और उत्साह और मन प्रसन्नता से भरा है, तो अनायास ही गीत के बोल फूट पड़ते हैं। इस तरह से मैंने आपको इस पाठ में यानी लोकगीत में शीर्षक से इस पाठ में की व्याख्या की, कुछ आपको नई चीज़ें बताने की कोशिश की। और मुझे उम्मीद है कि ये पाठ आपको समझने में अवश्य ये वीडियो आपको मदद देगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करेंगे, अपने मित्रों को शेयर करेंगे, और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि मैं अगली क्लास के भी, व्याकरण के भी और आपके पाठ्यक्रम के अनेक पाठों के वीडियो बना करके इसमें दूंगा। धन्यवाद।